बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। लड़के मदरसे के सहन में खड़े ऊपर बादलों की तरफ देख रहे थे। मगरिब से उठने वाली कटा की रफ्तार काफी तेज थी, ताहम बच्चों को ये खदशा था कि अगर मास्टर जी की आमद से पहले बारिश शुरू ना हो गई तो उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। स्याह रंग के बादल अभी तक सूरज से कुछ दूर थे। गुज़िश्ता शब काफी मींह बरस चुका था और दिन के वक्त भी बारिश के आसार देखकर दूसरे देहात से आने वाले बहुत से लड़के गैर हाजिर थे। सलीम, मजीद और उनके गांव के दूसरे लड़के अबशाजो नादर ही गैर हाजिर रहा करते थे, लेकिन ऐसे दिनों में आम और जामन के दरख्तों के नीचे या झीलों और बरसाती नदियों के किनारे उनके लिए दिलचस्पी के हजारों सामान थे। जब रात के वक्त बारिश हो रही थी तो उन्हें 100% यकीन था कि सुबह उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वो सारे दिन के लिए खेलने, कूदने, तैरने और नहाने के प्रोग्राम बना चुके थे। लेकिन अलग सुबह बारिश थम गई और मशरिक की तरफ आसमान के कोने पर बादलों ने इधर उधर सिमटकर सूरज के लिए जगह खाली कर दी। उन्हें मायूसी हुई, ताहम जब वो गांव से निकले तो जनूब मगरिब के कोने से काली घटा उठ रही थी। वो इस उम्मीद पर चलते रहे कि ये घटा उनके स्कूल पहुंचने से पहले बरस पड़ेगी और वो हंसते, उछलते और कूदते घरों को लौट आएंगे। उन्होंने ये फासला काफी सुस्त रफ्तार से तय किया, लेकिन बारिश ना हुई। मदरसे की चारदीवारी के करीब पहुंचकर मजीद ने कहा, आज बहुत कम लड़के आए होंगे, अभी तक घंटी नहीं बजी। अगर आधे लड़के गैर हाजिर हुए तो मास्टर जी छुट्टी दे देंगे। अगर थोड़ी देर घंटी नहीं बजी तो बारिश शुरू हो जाएगी, मास्टर जी फिर भी छुट्टी दे देंगे। स्कूल पहुंचकर वो बाकी लड़कों की तरह बेकरारी से आसमान की तरफ देख रहे थे। बादल अब आसमान के मशरकी कोने में पहुंच चुके थे और सूरज छुप चुका था। ओले और काले रंग के बादल एक दूसरे में घुल मिल जाने के बाद एक धुंधले रंग के नकाब में तब्दील हो रहे थे। स्कूल की एक तरफ एक जोहड़ में मेंढकों ने आसमान सर पर उठा रखा था और दूसरी तरफ आम के दरख्त पर पपिया बोल रहा था। दाऊद मास्टर जी का हुक्का उठाए अंदर दाखिल हुआ और लड़कों के चेहरों पर मायूसी छा गई। दाऊद ने अंदर जाकर हुक्का मास्टर जी के चबूतरे पर रख दिया और बाहर निकलकर घंटी बजा दी। लड़के कतारें बांधकर सहन में खड़े हो गए और दाऊद के हुक्म से तराना शुरू हुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। लेकिन कमसिन बच्चों को ये मालूम न था कि शमा की जिंदगी क्या होती है। वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिलों में फकत एक ही तमन्ना थी और वो ये कि बारिश हो जाए और मास्टर जी घर से अपने हुक्के का पीछा ना करें। लेकिन मास्टर जी आ गए। वो पटवारी के साथ बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दोनों फाटक पर रुक गए। वो किसी अहम मौजू पर बहस कर रहे थे और आम हालात में उनकी बहस बहुत तवील हुआ करती थी। बातें करते करते पटवारी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मास्टर जी, ये बादल जरूर बरसेगा। रात भी खूब बारिश हुई है। मास्टर जी ने भी आसमान की तरफ देखा और फिर सहन में लड़कों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आज बहुत से लड़के गैर हाजिर हैं। दुआ खत्म हुई। मास्टर जी के हुक्म से दाऊद अंदर से हाजिरी का रजिस्टर उठा लाया। आम हालात में मास्टर जी अपने चबूतरे पर बैठकर हुक्के के 2-4 कश लगाने के बाद हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने सहन में खड़े खड़े हाजिरी ली। पटवारी उनके करीब खड़ा रहा। मास्टर जी ने हाजिरी लेते लेते आसमान की तरफ देखा। 1-2 बूंदें उनके रजिस्टर पर गिरी और उन्होंने जल्दी से हाजिरी खत्म करके रजिस्टर दाऊद के हाथ में दे दिया। पटवारी ने कहा, मास्टर जी, आज छुट्टी करें। मास्टर जी ने जवाब देने की बजाय आसमान की तरफ देखा। मजीद ने सलीम के बाजू पर चुटकी ली और उसने एक लड़के के पीछे मुंह छुपाकर बुलंद आवाज में कहा, छुट्टी छुट्टी। दूसरे कोने से किसी और लड़के ने उसकी तकलीद की और तमाम लड़के नारे लगाने लगे, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अगर मास्टर जी के दिमाग पर मौसम के खुशगवार असरात ना होते तो वो शायद डंडा उठा लेते या उन्हें कान पकड़ने का हुक्म सादिर फरमाते, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके साथ ही लड़कों के नारे और ज्यादा बुलंद हो गए।
मास्टर जी ने पटवारी की तरफ देखा। पटवारी ने कहा, मास्टर जी, आज आम खाने का दिन है। मास्टर जी ने फिर लड़कों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बहुत नालायक हो तुम, अच्छा जाओ, लेकिन कल कोई गैर हाजिर न रहे। लड़के स्कूल से निकलकर गांव से बाहर एक जोहड़ के किनारे जमा हो गए। गदले पानी का ये जोहड़ एक छोटे से बरसाती नाले के शफाफ पानी से भर चुका था। थोड़ी देर पानी में तैरने और गोते लगाने के बाद लड़कों ने कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। स्कूल वाले गांव के लड़के तादाद में ज्यादा थे और बाहर के देहात से आने वाले लड़कों की तादाद थोड़ी थी, इसलिए फ्री कैन की तादाद बराबर करने के लिए स्कूल वाले गांव के चंद लड़के बाहर से आने वाले लड़कों की तरफ हो गए। दाऊद और मजीद को खेल में शरीक करने से तमाम लड़के घबराते थे, इसलिए ये फैसला हुआ कि मजीद एक तरफ होगा और दाऊद उसके मुखालिफ खेलेगा और वो छोटे बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे। एक तरफ से अगर मजीद कबड्डी के लिए आएगा तो उसका मुकाबला सिर्फ दाऊद के साथ होगा। इस तरह दाऊद का मुकाबला सिर्फ मजीद करेगा। खेत के दरमियान दो बस्ते रखकर लकीर खींच दी गई, लेकिन खेल शुरू होने वाला था कि मजीद को जोहड़ के किनारे खैरदीन के गड्ढे नजर आ गए और वो दाऊद को अपने साथ लेकर उस तरफ चल दिया। सलीम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मजीद? उसने कहा, तुम खेलो सलीम, हम अभी आते हैं। मजीद की गैर हाजिरी में सलीम अपनी तरफ के खिलाड़ियों का लीडर था, दूसरी तरफ उसका मद्दे मुकाबिल मोहन सिंह था। कबड्डी की इब्तिदा मोहन सिंह ने की। वो बड़े इत्मीनान से अपनी मुखालिफ टीम के एक लड़के को हाथ लगाकर चला गया। उसके जवाब में सलीम की तरफ से गुलाब सिंह कबड्डी के लिए निकला और एक लड़के को पिछाड़ आया। मोहन सिंह दोबारा एक लड़के को छू गया। फिर सलीम की बारी आई और वो अपने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ कर तवाज़न पूरा कर आया। लेकिन थोड़ी देर में सलीम ने महसूस किया कि जब मोहन सिंह कबड्डी के लिए आता है तो उसके अपने गांव के लड़कों में से कोई उसे पकड़ने की जुर्रत नहीं करता। गुलाब सिंह ने सलीम के कान में कहा, सलीम, लड़के मोहन सिंह से डरते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने मुकाबला किया तो उसके बाप के नौकर उन्हें उनके घरों में जाकर पीट आएंगे। उन्होंने हमारे आधे साथियों को बिठा दिया है। ये जलाल, रामलाल और बशीर भी डरते हैं। सलीम ने कहा, अबे जलाल, तुम मोहन सिंह से डरते हो? उसने जवाब दिया, जब मैं कबड्डी के लिए जाता हूं तो वो मुझे गालियां देता है। अच्छा, आपकी बार मैं उसकी खबर लूंगा। सलीम को यूं भी उससे नफरत थी जब से उसने ये सुना था कि मोहन सिंह ने दाऊद को अपने नौकरों से पिटवाया था और अपने बाप से दाऊद के बाप की बेइज्जती करवाई थी। वो उसे बहुत हकीर समझता था। जब मोहन सिंह कबड्डी के लिए आया तो सलीम आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। मोहन सिंह ने पूरी ताकत से उसके सीने पर हाथ मारा। उसके जवाब में सलीम का हाथ उसकी गर्दन पर लगा। उसने उल्टे पांव पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सलीम ने आगे बढ़कर उसके सीने पर दो हथड़ मारी और वो पीठ के बल गिर पड़ा। मोहन सिंह ने गिरते ही कबड्डी कबड्डी की बजाय गालियों की गर्दान शुरू कर दी। ये दोनों के लिए नया तजर्बा था। मोहन सिंह के साथ खेल कूद में किसी ने आज तक अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा करने की जुर्रत नहीं की थी और सलीम को किसी ने गाली नहीं दी थी। दोनों गुथम गुथा हो चुके थे। मोहन सिंह नीचे गिरकर भी गालियां दे रहा था और सलीम हर गाली के जवाब में उसे एक मुक्का रसीद कर देता था। ऐसी हालत में जमींदार के साहबजादे की मदद करना उसके गांव के गरीब लड़कों के लिए एक मजबूरी थी। 5-6 लड़के सलीम पर पल पड़े, लेकिन गुलाब सिंह और बशीर ने भागकर अपनी तख्तियां उठा ली। उनकी तादाद 20 के लगभग थी। बाहर के देहात के 3 और लड़के सलीम, गुलाब सिंह और बशीर के तरफदार बन गए और बाकी गैर जानिबदार हो गए। जलाल हस्बे आदत अपना बस्ता उठाकर पूरी रफ्तार से अपने गांव का रुख कर रहा था। सलीम ने खेत की चिकनी मिट्टी उठाकर मोहन सिंह के मुंह पर थूप दी और उसे छोड़कर अपने साथियों की सफ में
खड़ा हो गया। मोहन सिंह सलीम की गिरफ्त से आजाद होते ही अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। देखो, अब ये भाग न जाएं, इन्हें घेर लो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। इतनी देर में राम लाल जौहर के दूसरे किनारे पर पहुंचकर दुहाई दे रहा था, दाऊद, मजीद, लड़ाई हो गई। दौड़ो दौड़ो। वो गद्दों पर डंडे बरसाते चले आ रहे थे और खैरदीन अस्बे मामूल उनके पीछे था। मोहन सिंह के साथी उसके हुक्म के मुताबिक खेत के चारों तरफ घेरा डाल चुके थे। सलीम और उसके साथी मशवरा करने के बाद अचानक उस तरफ टूट पड़े जिधर मोहन सिंह खड़ा था। गुलाब सिंह की तख्ती एक लड़के के बाजू पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ अपने घर की तरफ भाग निकला। बशीर ने दूसरे के घुटने पर जरब लगाई और उसने आसमान सर पर उठा लिया। बाकी इधर उधर हट गए। सलीम का रुख मोहन सिंह की तरफ था। वो अपने साथियों से कट चुका था। उसने भागकर उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सलीम ने उसका रास्ता रोक लिया। मजबूरन उसने अपने घर का रुख किया। सलीम ने उसकी पीठ पर एक तख्ती रसीद की और उसकी रफ्तार तेज हो गई। धोबी के घर तक सलीम ने उसका पीछा किया, लेकिन जब धोबी का कुत्ता घर से निकलकर भौंकता हुआ मोहन सिंह के पीछे हो लिया तो सलीम हंसता हुआ वापस आ गया। इतनी देर में मजीद और दाऊद पहुंच चुके थे और मोहन सिंह के बाकी साथियों को कान पकड़ने का हुक्म दे चुके थे। सलीम ने कहा, दाऊद, इनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। ये मोहन सिंह के खौफ से हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें डर था कि मोहन सिंह अपने नौकरों से पिटवाएगा। दाऊद ने कहा, अच्छा, छोड़ दो कान। एक लड़के ने कहा, सलीम, अब तुम भाग जाओ। मोहन सिंह तुमसे मार खाकर गया है, वो अपने बापू और नौकरों को लेकर आएगा। भागने वाले डरपोक होते हैं, उसने गुस्से से लाल पीला होकर जवाब दिया। मजीद ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा, देखा दाऊद, मेरा भाई है ना आखिर। दाऊद ने कहा, देखो मजीद, उसके बाप या नौकरों ने तुम पर हाथ उठाया तो मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि उन्होंने एक दफा मुझे पीटा था और मेरे बाप की बेइज्जती की थी। मजीद ने तन कर कहा, आज अगर वो आए तो हम तुम्हारा बदला लेंगे, लेकिन मुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कहेंगे ये सब मेरी शरारत है। सलीम ने कहा, देखो दाऊद, तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। दाऊद ने बिगड़ कर कहा, चला जाऊं तुम्हें और मजीद को छोड़कर? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे बाप की बेइज्जती करेंगे, लेकिन उसके बदले में मैं मोहन सिंह के सर का एक बाल नहीं छोड़ूंगा। स्कूल वाले गांव के लड़कों को एक तरफ इस बात का एहसास था कि मोहन सिंह अपने बाप और नौकरों को लेकर जरूर आएगा। दूसरी तरफ वो ये समझ चुके थे कि मजीद, सलीम और उनके साथी भागने की बजाय उनका मुकाबला करने का इरादा कर चुके हैं, इसलिए वो अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। उनमें से बाज दूर से तमाशा देखने के शौक में करीब ही एक बड़ के दरख्त पर चढ़ गए। दाऊद और मजीद के आज जाने से बाहर के देहात के वो लड़के जो पहली लड़ाई में गैर जानिबदार रहे थे, अब उनके साथ हो चुके थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।